हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 200 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये दूसरा क्लास होगा। इसका पहला क्लास हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो आप लोग जा करके उसे भी देख लें। 1 से 10 तक के क्वेश्चन को हम वहाँ पर करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में होगा क्या, मतलब इस क्लास को देखने से आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको ये मिलेगा कि जितना भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जितने भी 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न, जितना प्रश्न इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि इस 200 प्रश्न के बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप लोग मन लगा करके पढ़ें, ताकि अब कुछ ही महीना बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम आने में, तो समय बहुत कम है और तैयारी अच्छा लेवल का करना है ताकि आपको परसेंटेज अच्छा लाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर लिखें। यहाँ पर बताना है कि स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर होता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग कि जब एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जब किसी एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पौधे में जो दूसरा फूल उपस्थित है उस फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो क्या कहलाता है? स्वपरागन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागन कहलाता है। जब एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए परपरागन किसे कहेंगे कि जब एक फूल का परागकण दूसरे पौधे पर लगे, यानी एक फूल का परागकण जब दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम की सहायता से पहुँचे तो उसे कहेंगे परपरागन। ध्यान से आप लोग बात को समझिए कि जब कोई फूल रहेगा और उसमें जो परागकण है वो किसी दूसरे फूल के ऊपर जाकर के, यानी किसी दूसरे पौधे के ऊपर जो फूल है उसके ऊपर जाकर के उसके वर्तिकाग्र पर जाकर के लग जाएगा किसी माध्यम की सहायता से, तो उसे कहेंगे परपरागन। और स्वपरागन किसे कहेंगे कि एक फूल के अंदर परागकण उपस्थित है और उसी फूल के अंदर या उस पौधे के किसी दूसरे फूल, उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के का जो वर्तिकाग्र होता है उस पर जाकर के लग जाएगा। धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर बताना है कि धमनी एवं सिरा में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग ध्यान से समझिए कि धमनी एवं सिरा में क्या अंतर है। इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि धमनी एवं सिरा में क्या अंतर है। तो एक एक बात को आप लोग ध्यान से समझते रहिए। यदि 5 नंबर में पूछेगा तो बढ़ा करके लिखना है, 3, 4, 5 अंतर लिख देना है। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो मात्र 2 अंतर लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला अंतर क्या है धमनी एवं सिरा में कि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किसमें? धमनी में। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सबसे पहला बात। और सिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध कहने का ये मतलब है कि धमनी में वैसा रक्त प्रवाहित होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है और सिरा में वैसा रक्त प्रवाहित होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं कि यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। ठीक है, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। कौन? धमनी। धमनी का कार्य क्या है कि शरीर से, यानी शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त को, कहाँ से? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाना। लेकिन सिरा का काम इसके विपरीत है। सिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, सिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट क्या है कि धमनियों की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है। यहाँ पर बात को ध्यान से समझिए कि धमनियों की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है और साथ ही साथ में लचीली होती है। क्योंकि धमनी में जो होता है, हृदय से रक्त जब निकलता है तो अधिक प्रेशर के साथ निकलता है, तो उसमें रक्त प्रवाह की गति तीव्र होती है। ठीक, रक्त प्रवाह की गति किसमें तीव्र होती है? धमनी में। और धमनी की सिरा में सबसे पहला बात अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसके बाद यह विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले आता है।
तीसरा बात कि इसकी दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, ठीक है, यानी जो सिरा की दीवार होती है वो धमनी की अपेक्षा कैसी होती है, पतली होती है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है कि इसमें रक्त का प्रवाह की गति धीमी होती है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग बात को समझ लीजिएगा कि इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो धीमी होता है। यानी चलिए एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि धमनी की तरफ सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। आप लिखिएगा कैसे, आपको लिखना है कि धमनी एवं सिरा में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त, और सिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है, ठीक है। यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। सिरा की तरफ क्या लिखना है कि यह अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। क्या करती है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चले। धमनियों की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है। क्या होती है, मोटी होती है एवं लचीली होती है। और जो सिरा होता है उसका दीवार कैसा होता है, तो इसकी दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है। कैसी होती है, धमनी की अपेक्षा पतली होती है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इसमें रक्त प्रवाह की गति तीव्र होती है। धमनी में क्या होता है, रक्त प्रवाह की गति तीव्र होती है, क्योंकि रक्त हृदय से निकलता है और बहुत ही स्पीड में निकलता है, इसलिए रक्त प्रवाह की गति तीव्र होती है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है सिरा की तरफ कि इसमें रक्त प्रवाह की गति धीमी होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और संभावना है कि इस बार 2024 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग कॉपी में इसे नोट करके याद कर लीजिएगा और बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। यहाँ पर बताना है जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। तो आपको लिखना है इस प्रकार से कि जाइलम एवं फ्लोएम में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। जाइलम एवं फ्लोएम में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे जाइलम की तरफ कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। और फ्लोएम की तरफ क्या हो जाएगा कि इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। तो जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, और फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। जाइलम की तरफ दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। जाइलम क्या करता है, जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। और फ्लोएम क्या करता है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। साथ ही साथ जाइलम में और क्या होता है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। जाइलम में क्या होता है, जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। बात समझ में आया, ऊपर की ओर होता है, जल नीचे रहता है, जड़ के द्वारा ऊपर जाता है जल। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है, तो एक बार साथ साथ में पढ़िए जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा पॉइंट कि यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है और यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा बात ये हो जाएगा कि इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। और फ्लोएम की तरफ क्या हो जाएगा कि इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन कि पित्त क्या है। यहाँ पर बताना है कि पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है कि पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो ध्यान से समझिए कैसे लिखना है। लिखना है कि पीत रस एक प्रकार का क्षारीय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है, क्षारीय द्रव्य है। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। पित्त जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में सहायता नहीं करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है
जो क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है, यानी सहायता करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है पित्त में, कि यह अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। सबसे पहला बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि यह अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। दूसरा बात, यह जीवाणुओं को मारता है। क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। तीसरा बात, यह आंत की दीवार को क्रमाकुचन के लिए उत्तेजित करता है। तीसरा बात क्या बोले हैं कि यह आंत की दीवार को क्रमाकुचन के लिए उत्तेजित करता है। बात नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है। पांचवा बात यह है कि यह कुछ विषैले पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि पीत एक प्रकार का कैसा द्रव है, तो क्षारीय द्रव है। इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। और सबसे पहला इसमें पॉइंट जो लिखना है वही ये लिखना है कि यह अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बना देता है। बात नंबर 2, यह जीवाणुओं को मारता है। तीसरा बात, आंत की दीवार को क्रमाकुचन के लिए उत्तेजित करता है। चौथा बात, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। और पांचवा बात, यह कुछ विषैले पदार्थ जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। यहाँ पर बताना है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। और इस सीरीज में हम आपको 200 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से कि लघु उत्तरीय भी रहेगा और दीर्घ उत्तरीय भी रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 200 प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला करके। इन 200 प्रश्न में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिख लेना है और ध्यान से समझ लेना है। और इस बार एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसमें एकदम गर्दा उड़ा देना है। चलिए देखिए, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो खनिज, एक तरफ खनिज लिख देंगे, दूसरा तरफ अयस्क लिख देंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर खनिज दे करके डैश करके भी लिख सकते हैं कि धरातल के अंदर यौगिक के रूप में, यहाँ पर यौगिक होगा कि धरातल के अंदर यौगिक के रूप में पाए जाने वाले धातु को खनिज कहा जाता है। सबसे सिंपल बात है कि धरातल के अंदर यानी पृथ्वी के सतह के अंदर यौगिक के रूप में पाए जाने वाले धातु को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। उसके बाद अयस्क किसे कहेंगे, जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल एवं कम खर्च में हो। कैसे हो, सरल हो एवं कम खर्च में हो। सरल कहने का मतलब है कि कम मेहनत करना पड़े और पैसा भी कम खर्च हो, तो उसे अयस्क कहेंगे। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो खनिज की तरफ लिखेंगे कि धरातल के अंदर यौगिक के रूप में पाए जाने वाले, कैसे पाए जाने वाले, यौगिक के रूप में पाए जाने वाले धातु को खनिज कहा जाता है। धरातल के अंदर यौगिक के रूप में पाए जाने वाले धातु को खनिज कहा जाता है। अयस्क की तरफ क्या लिखेंगे कि जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण, यानी जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण, ठीक है, कैसा हो, सरल एवं कम खर्च में हो। जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल एवं कम खर्च में हो, उसे अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइए, खराब लगा तो भी बताइए, लेकिन जैसा भी आपको लगा आप बताइए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।